हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आपका दोस्त वाईडी और आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं ये खास पेशकश। प्यारे साथियों, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे, उम्मीद कर रहा हूं। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और अब तो आने वाली हर परीक्षा आपका इम्तिहान लेने के लिए आपकी परीक्षा लेने के लिए तैयार है और आप भी मेरे अंदाज से तैयार हैं हर परीक्षा का जवाब देने के लिए। तो साथियों, चलिए हम स्वागत करते हुए आपका इस शो में ये शो हमारा 10 मिनट शो है। इस शो में हम हिंदी के मुहावरे, लोकोक्ति और इसे हिंदी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण टॉपिकों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उन पर चर्चा करते हैं। 10 मिनट आपके हमें दे दीजिए। 10 मिनट में थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट, थोड़ा सा ध्यान दे करके इन जो 10 मिनट वाला शो है हमारा, इसको देखिएगा। थोड़ी बहुत चीज़ें अगर आपके दिमाग में रह जाएंगी तो उससे ही एक सवाल आपका सही बन जाएगा। चलिए साथियों, हम चलते हैं बिना किसी देरी के। आप सब लोग दोस्त सब मस्त होंगे, चुस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे। चलिए आज की क्लास पर चलते हैं। आज की क्लास में भी हमने कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ रखी हैं। लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर मैंने बहुत बार बता दिया है आपको। अब मैं फिर से आपको कुछ लोकोक्ति और मुहावरों की चर्चा पर ले चलता हूँ। ध्यान देना दोस्तों। सबसे पहले लोकोक्ति मैंने रखी है, चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर की दाढ़ी में तिनका का मतलब ये होता है दोस्तों कि कोई व्यक्ति अगर दोषी है, कोई व्यक्ति अगर अपराधी है, तो उससे संबंधित कोई भी बात अगर आएगी तो वो व्यक्ति पहले से संकितिक हो जाएगा या पहले से शंकाग्रस्त हो जाएगा, शंका में पड़ जाएगा। वह अपने आप बता देगा आपको कि भैया मैंने कोई अपराध किया है या मैंने जिस अपराध की बात हो रही है वो अपराध मुझसे हो गया है। तो इसका अर्थ होता है अपराधी शंका में रहता है, हमेशा अपराधी शंका में रहता है दोस्तों। चोर की दाढ़ी में तिनका का अर्थ, ये कहावत, ये लोकोक्ति बहुत बार काम में ली जाती है दोस्तों। गांव में किसी से भी या क्लास में किसी से भी कोई गलती हो जाती है तो भैया देखना उसका चेहरा अलग ही आपको दिखेगा, उसका हाव भाव आपको अलग ही नजर आएगा। चोर की दाढ़ी में तिनका। अगला देखिएगा, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर केवल योजक है, ये केवल योजक है और इसके बाद में इसका अर्थ ये है कि एकता नहीं होना। एक परिवार में जब अलग अलग लोग अपनी अपनी बात मनवाने के लिए आतुर हो जाते हैं, अपनी अपनी बात मनवाने का प्रयास करते हैं, तब वहाँ पर ऐसी स्थिति बनती है कि अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। कहते हैं कि राम नारायण के घर में आजकल अपनी अपनी डफली अपना अपना राग हो रहा है। मतलब राम नारायण के घर में कोई प्रत्येक सदस्य अपनी अपनी चला रहा है या उनमें एकता नहीं है या एक मत नहीं है। अगली लोकोक्ति पर आते हैं, देखना बेहतरीन लोकोक्ति दोस्तों, एक पंथ दो काज। अरे भैया ये लोकोक्ति किसने नहीं सुनी है? कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, कोई भी ऐसा मेरा दोस्त नहीं होगा जिसने ये लोकोक्ति नहीं सुनी है। क्या है लोकोक्ति? देखना, एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज मतलब एक काम करने जाओ और उसके साथ आपने एक काम के लिए प्रयास किया और अनायास ही दूसरा काम हो गया है, उसके साथ साथ ही दूसरा काम हो गया है। मैं इसके सबसे बेस्ट उदाहरण पर चलता हूँ। जैसे भैया आप खेती बाड़ी करने वाले व्यक्ति हैं तो पशुपालन का काम बड़ा आसानी से हो जाता है, अनायास ही हो जाता है। आप और भी किसी चीज़ से लेते हैं तो एक काम करने गए और दूसरा काम भी उसी रास्ते पर था, दूसरा काम ना चाहते हुए भी आपको याद आया और आपने अनायास ही उसमें थोड़ा सा प्रयास किया और हो गया। तो एक पंथ दो काज हो गए आपके, यानी एक काम से, एक तीर से दो निशाने भी आप कह सकते हो इस बात को, है ना। देखना आगे, ऊंची दुकान फीका पकवान। दोस्तों ऊंची दुकान फीका पकवान का तात्पर्य या लोक अर्थ क्या होता है? लोक अर्थ की बात कर रहा हूँ। ऊंची दुकान, देखो दिखावा बहुत ज़्यादा है, बाह्य प्रदर्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब गंभीरता की बात हो, जब आंतरिक गुणों की बात हो तो वो नदारद मिलते हैं। ऐसी चीज़ों को कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान। जैसे कई बार कहते हैं कि बड़ी बड़ी स्कूलें हैं, बड़ी बड़ी विद्यालय, जहाँ पर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, बड़ी बड़ी स्कूलें दिखने में ऐसे लगते हैं जैसे 5 स्टार होटल हो, लेकिन वहाँ पर शिक्षा की गुणवत्ता है बिल्कुल जीरो होती है, बिल्कुल शून्य होती है। तो उनके लिए कहा जाता है कि ऊंची दुकान फीका पकवान। कोरा दिखावा करना दोस्तों, क्या? कोरा दिखावा करना। क्या कह रहा हूँ दोस्त? कोरा दिखावा करना। ऊंची दुकान फीका पकवान, केवल दिखावा करना, केवल बाह्य प्रदर्शन करना। अगला देखें, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। भैया काम तो मुझे आता नहीं है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा का मतलब हुआ काम तो मुझे आता नहीं है और मैं दूसरे में ही दोष निकाल दूं कि भैया देखो, किसी को कहा जाए कि भाई साहब आप गीत गाना, एक संगीत सुनाना बढ़िया सा,
तो कहते हैं कि ये साजबाज ठीक नहीं है आपका, ये जो गाने का स्टेज है वो सही नहीं है आपका। अरे भैया, आपको गाना आता है तो आप कहीं भी गाएंगे, कहीं भी परफॉर्म करेंगे, लेकिन आपको खुद को नहीं आता है और आप दूसरे में कमियां निकालते हैं। तो ऐसा हुआ दोस्तों। उसके लिए हम कौन सी लोकोक्ति काम में लेते हैं? नाच न जाने आंगन टेढ़ा, काम न जानना और बहाना बनाना। बहाना भी दूसरों पर थोपना दोस्तों। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आगे देखिएगा, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। एकता में ही संगठन होता है, संगठन में ही शक्ति होती है। ये आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत बार जानते, इस लोकोक्ति को देखा भी होगा। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता मतलब हुआ कि अकेला आदमी काम नहीं कर सकता, काम कर सकता है लेकिन बड़ा काम नहीं कर सकता, जिसमें सहयोग की ज़रूरत होती है वैसा कार्य नहीं कर सकता। अकेला आदमी लाचार होता है, बड़े कार्यों के लिए उसे संगठन की आवश्यकता होती है। इसलिए कहा जाता है कि अकेला चना। देखो, कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, प्रशासनिक त्रुटियां हो जाती हैं, जब आंदोलन की ज़रूरत होती है तो कहा जाता है आंदोलन में एक ही आदमी बैठा है भाई, एक ही आदमी बात कर रहा है, तो फिर वहाँ पर कहा जाता है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, मुझे संपूर्ण जनता की आवश्यकता है, सब लोग आंदोलन में सहयोग करें, तब जाकर के वो बात सफल होती है, तब जाकर के वो बात निर्णय तक पहुंचती है। आगे देखना, अपनी पगड़ी अपने हाथ। अरे भैया, बिल्कुल सही है। अपनी पगड़ी अपने हाथ का मतलब होता है कि अपनी इज्जत स्वयं के हाथ होती है। कई दफ़ा क्या होता है दोस्तों कि हम अपने से छोटों को धूम्रपान करते देख लेते हैं तो हम नज़रअंदाज करते हैं। क्या करते हैं? नज़रअंदाज करते हैं, जबकि हमें करना नहीं चाहिए ऐसा। हमें उन्हें डांटना चाहिए, रोकना चाहिए, टोकना चाहिए, लेकिन फिर हम कह कर के टाल देते हैं कि भैया अपनी इज्जत अपने हाथ, अपनी पगड़ी अपने हाथ। भैया मैं तो नहीं कहूँगा, नहीं तो मेरे सामने ये पीने लग जाएगा, मुझे और उल्टा कह देगा कुछ। या फिर देखना, अपने परिवार में कोई ऐसा काम नहीं हो, भगवान नहीं करे हो, तो फिर वहाँ पर कहते हैं कि देखिए राम नरेश की बेटी ने तो उसकी पगड़ी ही उछाल दी भैया। तो अपनी पगड़ी अपने हाथ, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। अंधी पी से कुत्ता खाए, बिल्कुल सही बात है। अगर आप मूर्खों की बातें करेंगे, आप मूर्खों की कमाई की बात करेंगे तो मूर्खों की कमाई व्यर्थ ही जाती है। वो कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे समाज को भला हो, जिससे संपूर्ण जो आप यूँ कह सकते हैं कि जो वसुदेव कुटुंबकम के लिए हो या उसका कोई बड़ा अर्थ निकले, ऐसा नहीं कर सकते। मूर्ख लोगों की कमाई सदैव ही व्यर्थ जाती है, बेकार जाती है। आगे देखना, अंधा क्या चाहे दो आंखें। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। अभिष्ट का मतलब जिस आदमी को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, आवश्यकता वाली चीज़ की पूर्ति हो जाना ही ये होता है अंधा क्या चाहे। भाई अंधे को ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए? उसको तो दो आंखें ही चाहिए देखने के लिए। तो देखो, आवश्यकता जिस चीज़ की होती है किसी आदमी को, अगर वो मिल जाए तो फिर उसके लिए कहा जा सकता है अंधा क्या चाहे दो आंखें, और क्या चाहे। आगे देखें, अंत भले का भला। अरे भैया, अंत भले का भला, इसके लिए 2-3 लोकोक्तियाँ हो सकती हैं कि अंत भला तो सब भला। आप यूँ भी कह सकते हैं अंत भला तो सब भला। और यहाँ पर लोकोक्ति मैंने थोड़ी सी चेंज की है, देखना इसका अर्थ भी थोड़ा बदल जाएगा भाई। अंत भले का भला मतलब अंत में अगर आपने भला काम किया है या भला काम किया है कोई, तो अंत में उसका परिणाम भी आपको भला ही मिलना है, अच्छा मिलने वाला है। तो दोस्तों, आपको ये लोकोक्तियाँ कैसी लगी हैं? ऐसी ही और इंटरेस्टिंग लोकोक्तियाँ देखने के लिए, पढ़ने के लिए आप हमसे लगातार जुड़े रहें। हम आपके लिए सदैव प्रयत्नरत रहेंगे और आने वाली परीक्षाओं के लिए भी आपको तैयार करते रहेंगे। आप लगातार हमारी क्लासों को, हमारी कक्षाओं को प्रेम कर रहे हैं, स्नेह कर रहे हैं, इसके लिए तो आपका सदैव ही धन्यवाद रहेगा। आज के लिए भी इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया।